हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और अगर उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और अगर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हम उसको ऐसा लिखते हैं कि अगर उसका अमाउंट फिक्स्ड है और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कैसे लिख सकते हैं? मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, पर ये जो भी है इट इज अ कांस्टेंट। अगर मैंने प्रेशर को P1 और वॉल्यूम को V1 रखा तो P1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट की। सिमिलरली अगर मैंने प्रेशर को चेंज किया P2 तो वॉल्यूम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन P2 इंटू V2 भी कांस्टेंट रहे। तो अगर P1 V1 भी कांस्टेंट के बराबर है, P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर है, तो अगर आप अब इस कांस्टेंट को हटा दो तो ये बन गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो दिखने में बड़ा सिंपल है, बट बहुत सारे जेईई मेंस और एडवांस और मेडिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस सिंपल से इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब इसका ग्राफ बनाना हम सीखते हैं। ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ बिग कांस्टेंट, इट कैन बी अ स्मॉल कांस्टेंट। हमने आइडियल गैस इक्वेशन से ये सीखा है दैट PV इज इक्वल टू nRT। और PV इज इक्वल टू nRT में मैं ये दो कंडीशंस लगाता हूं, अमाउंट को फिक्स करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अमाउंट अगर फिक्स हो गई तो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो वो तो फिक्स ही होता है। टेम्परेचर भी अगर आपने फिक्स कर दिया तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स हो गया और इन तीनों से मिलके ही ये कांस्टेंट बन रहा है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कौन कौन डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स दैट यू हैव टेकन। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। टेम्परेचर दैट यू हैव टेकन, तो आप टेम्परेचर को बड़ा भी रख सकते हो, 1000 केल्विन, 10,000 केल्विन, आपकी जितनी मर्जी हो, और आप टेम्परेचर को कम भी रख सकते हो। पर अगर आपने टेम्परेचर को हाई रखा तो ये कांस्टेंट भी हाई हो जाएगा, और अगर आपने टेम्परेचर को कम रखा तो ये कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब इसका कर्व बनाना हम सीखते हैं, P वर्सेस V। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं पहले आपको एक मैथमेटिक्स का सिंपल कर्व बनाना सिखाता हूं। XY इज इक्वल टू 20। लेट्स सपोज ये कर्व आपको बनाना है, तो कोई भी कर्व बनाने का एक सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली वैल्यूज डालना शुरू करो। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 20 होगी, तभी तो x इंटू वाई 20 है। अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना हो गया 10। अगर x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू हो गया 20/3। अगर मैंने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू हो गया 5। अगर x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4। सिमिलरली आप बहुत सारे और वैल्यूज डाल सकते हो, और अगर आप इसका कर्व बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये तो समझ में आता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस x, दिस इज y एंड दिस इज माइनस y। तो ये तो समझ में आता है x और y का कर्व। ये कैसे बना? हमें किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है नॉट लो। तो ऐसा भी हो सकता था कि x की वैल्यू -1 और y की -20, x की वैल्यू -2 और y की -10, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। बट अगर हम P वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि x और y तो नेगेटिव हो सकते हैं, बट प्रेशर और वॉल्यूम में से दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप -P और -V नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला कर्व इसके लिए तो नहीं बनेगा P वर्सेस V के लिए। बट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट विल सिंपली लुक लाइक दिस। इसको आप आधा हाइपरबोला बोल सकते हो, सिंपली हाइपरबोला बोल सकते हो। ठीक है ना? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, इसका एक टेक्निकल नेम है, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का नाम कैसे आया? आइसो स्टैंड्स फॉर सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म स्टैंड्स फॉर थर्मल दैट इज टेम्परेचर। तो एक ऐसा कर्व जहां पे आप कहीं भी घूमो आपको टेम्परेचर हमेशा सेम मिले। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो भी आपको T1 टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, कहीं भी आप जाओ तो आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा T1। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
ये ही टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ही तो हमने एक कर्व बनाया था। हमने पहले ही बोला था PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, तो अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम अपने आप चेंज हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रेशर आपने चेंज किया, वॉल्यूम अपने आप चेंज हुआ, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट बड़ा है या छोटा है वो हमें नहीं पता, पर वो कांस्टेंट है इतना हमें पता है। तो ये एक आइसोथर्म हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर T1। नाउ अगर मैं मैथमेटिक्स देखूं, मैंने xy इज इक्वल टू 20 का ग्राफ बनाया, अगर मैं xy इज इक्वल टू 200 का ग्राफ बनाऊं तो वैल्यूज कैसे चेंज होती है? x की वैल्यू 1 तो y की 200, x की वैल्यू 2 तो y की 100, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 200, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा आएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप करके देख सकते हो। तो ये कांस्टेंट मैं जितना बड़ा करता जाऊंगा, ये ग्राफ ओरिजिन से उतना दूर जाता जाएगा। तो आप बस ऐसा समझो कि कांस्टेंट जितना बड़ा, ये ग्राफ ओरिजिन से उतना ही दूर, और कांस्टेंट जितना छोटा, ये ग्राफ ओरिजिन के उतना ही पास। ठीक है, तो अगर आपने PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाया और ये कांस्टेंट छोटा रखा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जैसे जैसे आप ये कांस्टेंट बढ़ाओगे तो ग्राफ दूर जाता जाएगा। पर हमने अभी देखा कि कांस्टेंट तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ये तीनों आइसोथर्म्स है, दिस इज एट T1, दिस इज एट T2, दिस इज एट T3। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको T3 टेम्परेचर मिलेगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको T2 मिलेगा। अब क्वेश्चन जो जेईई मेंस जो एडवांस में काफी बार आ चुका है, मेडिकल में भी आ चुका है, T3 T2 T1 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टेम्परेचर्स के बेसिस पे। पूछा गया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन है, T3 T2 T1, या सबसे छोटा कौन है? तो फंडा सिंपल है, ओरिजिन से जितना दूर उतना ही बड़ा कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर बड़ा होगा तो कांस्टेंट बड़ा तभी होगा जब टेम्परेचर बड़ा होगा। इसलिए आंसर क्या हो गया, T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1। ठीक है, तो इसमें ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। हमें बस डायरेक्टली दिख रहा है कि कांस्टेंट का मतलब है nRT, कांस्टेंट का बड़ा होना मतलब टेम्परेचर का बड़ा होना। देन हम एक और ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम PV वर्सेस P ग्राफ में, ये ग्राफ भी एक बार जेईई एडवांस में आ चुका है। इस ग्राफ में देखो आप, x एक्सिस पे प्रेशर वेरी कर रहा है और y एक्सिस पे PV है। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो फिर आप कुछ भी करो PV विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप इस तरफ जाओगे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, बट जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है वॉल्यूम भी अपने आप को चेंज कर रहा है इस तरह से ताकि PV कांस्टेंट रहे, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। मतलब ये कि आप प्रेशर को कितना भी चेंज करते रहो, वॉल्यूम भी अपने आप चेंज हो रहा है, पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन कैसे आया था, दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। तो ये एक क्वेश्चन आया था कि मुझे 3 कर्व्स बना दिए PV वर्सेस P में, T1 T2 T3, 3 स्ट्रेट लाइंस, और पूछा T3 बड़ा है, T2 बड़ा है, T1 बड़ा है। तो हमें ये देखना है, प्रेशर चेंज करके आप PV चेंज तो कर नहीं सकते हो, पर PV की एब्सोल्यूट वैल्यू ये और ये, आप ओरिजिन से जितना ऊपर हो तो वैल्यू उतनी बड़ी है। तो अगर आप देखो PV की ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है, पर ये तो PV कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पे और इस लाइन पे आपको कांस्टेंट सबसे बड़ा मिलेगा, और अगर कांस्टेंट सबसे बड़ा मिल रहा है तो टेम्परेचर भी तो सबसे बड़ा है। तो यहां भी आंसर वही हो गया, T3 is more than T2 is more than T1। Then एक और ग्राफ जो काफी कॉमनली आता है, that is P versus 1/V। Now इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन को देखो। PV इज इक्वल टू nRT है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा। So that gives me P is equal to nRT into 1/V। तो ये ग्राफ बन गया कुछ ऐसा, y is equal to mx where x is 1/V and P is our y and nRT is equal to m। y is equal to mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और जो ओरिजिन से पास करती है। तो ये ओरिजिन है हमारा, तो इस ओरिजिन से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ये मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई क्योंकि यहां पे कभी हम पहुंच नहीं सकते। 1/V इज इक्वल टू 0 अगर हो गया दैट मीन्स V इंफिनिटी हो गया।
जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लाइन कभी भी ओरिजिन के ऊपर टच नहीं करेगी, बस ये ओरिजिन की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो ये टेम्परेचर है लेट्स सपोज T। अगर मैं और ऐसी कर्व्स बनाऊं तो ये 3 टेम्परेचर अपन देखते हैं, T1, T2 और T3। ये भी आइसोथर्म्स है। यहां पे आप जाओगे T1 मिलेगा, यहां जाओगे T2 मिलेगा, यहां जाओगे T3 मिलेगा। क्वेश्चन अगेन जो आया था T3, T2, T1 में से बड़ा कौन है, या इनको अरेंज करना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है बड़ी काम की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx। हमारा जो स्लोप है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू nRT। तो अगर स्लोप बड़ा होगा दैट मीन्स टेम्परेचर बड़ा होगा। इनमें सबसे बड़ा स्लोप किसका है, T3 का, दैट मीन्स सबसे बड़ा कौन है, फिर सिमिलरली ऐसे कुछ और ग्राफ्स आते रहते हैं, जैसे log P वर्सेस log 1/v, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्राफ आते रहते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये इक्वेशन यूज करनी। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा PV इज इक्वल टू nRT, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log P इज इक्वल टू log m दैट इज log nRT प्लस log 1/v। तो ये कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा, log P इज इक्वल टू log nRT plus log 1/v. Now this is y, this is x and this is c। तो ये बन गया y is equal to mx plus c। x क्या है हमारा log 1/v, y क्या है log p। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑटोमेटिकली बिकम्स 1। आप इस कर्व को देखिए, आप इस इक्वेशन को देखो, log p दैट इज y, mx, x तो है log 1/v, log 1/v के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप नहीं मानोगे उसको, एंड दिस इज c। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट है log nRT और जिसका स्लोप है 1। तो ये एक ऐसी कर्व बनेगी जिसका स्लोप आएगा 1। तो आप यहां पे एंगल लिख सकते हो थीटा दैट इज 45 डिग्रीज, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर स्लोप की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्रीज। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बॉयल्स लॉ के ऊपर आते रहते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में बॉयल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, बहुत सारे लॉज हैं गैसियस स्टेट में, और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए और इनसे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया, तो चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इसमें कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।